नमस्कार, आई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कला एवं संस्कृति टॉपिक के अंतर्गत पाल कला की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के टॉपिक में मैंने बताया है कि किस तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर फॉर्मेट के अनुसार लिखना है। अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो इस प्रश्न को भी उसी तरीके से अध्ययन कर लेंगे। अगर आपने मौर्य कला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा कि उसमें किस तरीके से बताया गया है। तो उसी के अनुरूप हम पाल कला की विशेषताओं का भी अध्ययन करेंगे। नॉर्मली बीपीएससी में जो पाल कला से प्रश्न पूछा गया है वो पाल कला की विशेषताओं के बारे में पूछा गया है। और भी अधिक अगर इसमें अगर अंदर तक जा सकता है तो पाल कला की विशेषताओं के साथ साथ एक इसका पक्ष मूर्ति कला है उसको अलग से पूछ सकता है। इसके अलावा नॉर्मली जब भी सवाल पूछेगा तो पाल कला की विशेषताओं के बारे में पूछेगा। तो हमें पाल कला के बारे में इस वीडियो में देखना है। तो सबसे पहले पाल कला में हम भूमिका देखेंगे कि भूमिका कैसे लिखना है। तो भूमिका पक्ष में पाल कला की अगर हम भूमिका की चर्चा करें तो भूमिका के बारे में दो पक्ष लिखना बहुत ज़रूरी है। वो दोनों पक्ष है कि बिहार एवं बंगाल के क्षेत्रों में बिहार एवं बंगाल के क्षेत्रों में तत्कालीन शासकों के द्वारा, यानी उस समय के जो शासक थे उनके द्वारा 8वीं एवं 12वीं शताब्दी के मध्य इस कला का विकास हुआ। कब हुआ? 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य। ये डेट याद रख लें, 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य। 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य बिहार एवं बंगाल के क्षेत्रों में तत्कालीन शासकों के द्वारा पाल कला का विकास हुआ। इसके अलावा इसकी भूमिका में एक और पक्ष लिखा जाएगा कि इस कला में यानी पाल कला में पत्थर एवं कांसे यानी ब्रॉन्ज, पत्थर एवं कांसे की मूर्तियों के निर्माण की एक विशिष्ट शैली का जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ? बिहार में, जिसका प्रसार बंगाल तक देखा जा सकता है। तो हमें इस बात की भी चर्चा कर देनी है कि पाल कला के अंतर्गत पत्थर और कांसे, पत्थर एवं कांसे की बनी मूर्तियों की एक विशिष्ट शैली का जन्म हुआ जिसका प्रसार बंगाल तक देखा जा सकता है। तो ये इन दोनों बातों को भूमिका में जरूर लिख देंगे, तब जाके भूमिका एक अच्छे शब्द में लिखा जाएगा। भूमिका लिख लेने के बाद हम पाल कला के विश्लेषण पक्ष को देखेंगे कि उसमें क्या क्या और विशेषताएं लिखनी है। हमें थोड़ा उसको हम बढ़ा के यानी विस्तार दे देंगे। भूमिका के बाद हम विश्लेषण पक्ष को देखते हैं। विश्लेषण पक्ष में अगर हम देखें तो इसके बारे में सबसे पहले हम 5 भागों में बांट देंगे, तब लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो हम लिख देंगे कि पाल कला की विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत किया जाएगा या किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है स्थापत्य कला। दूसरा है मूर्ति कला। इसको अच्छे से समझना है आप लोगों को। मूर्ति कला। तीसरा है स्थापत्य कला, मूर्ति कला। तीसरा मृदभांड कला। चौथा है चित्रकला। और पांचवा है भित्ति चित्र। स्थापत्य कला, मूर्ति कला, मृदभांड कला, चित्रकला और भित्ति चित्र, इन 5 शीर्षकों के अंतर्गत हम पाल कला के बारे में बताएंगे
अपने उत्तर कॉपी में। विश्लेषण पक्ष में जब भी हमको शुरुआत करना है तो हम देख लेंगे कि किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले उसमें एक लाइन लिख देंगे कि पाल कला की विशेषताओं का अध्ययन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है, जिनमें प्रमुख हैं स्थापत्य कला, मूर्ति कला, मृदभांड कला, चित्रकला और भित्ति चित्र। तो इस तरीके से 5 उसमें लिख देंगे ताकि थोड़ा जगह भी भर जाए। अगर एक और तरीका अपना सकते हैं, इसमें 5 विशेषताएं देखिए, 5 विशेषताएं निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत देखी जा सकती है, जिसमें अगर वो करना हो तो पाल कला ऐसे कर दें, और पाल कला के बाद इसके 5 एक डायग्राम की तरह बना दें। स्थापत्य कला, यहाँ पे मूर्ति कला, इसी तरीके से 5 1 2 3 4 5 मूर्ति कला, मृदभांड कला, चित्रकला और भित्ति चित्र। तो ये 5 यहाँ पे हो जाएगा, तो एक डायग्राम भी बन जाएगा जिससे इसको देखने में बिल्कुल स्पष्टता होगी। तो एग्जामिनर को ये तरीका पसंद भी आएगा, नंबर बढ़ने की संभावना हो जाएगी। तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि पाल कला की विशेषताओं को निम्नांकित 5 शीर्षकों के अंतर्गत देखा जा सकता है, जिनमें ये प्रमुख हैं। तो इस तरीके से एक छोटा डायग्राम भी क्रिएट कर देंगे। अब हम इस 5 में से स्थापत्य कला को थोड़ा विस्तार देंगे और स्थापत्य कला के बारे में बताएंगे कि स्थापत्य कला में क्या लिखना है। स्थापत्य कला, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लिखने के लिए हमें यह बताना है कि पाल युग में स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ और इस काल में विभिन्न महाविहार, स्तूप, चैत्य, दुर्ग एवं मंदिरों का निर्माण हुआ है। किनके बारे में चर्चा करनी है? महाविहार, स्तूप, चैत्य, दुर्ग एवं मंदिरों का विकास हुआ। ये 5 शब्द याद हों तो स्थापत्य कला को लिखना बेहद आसान हो जाएगा, इसको विस्तार देना बेहद आसान हो जाएगा। तो पाल कला में महाविहार, स्तूप, चैत्य, दुर्ग एवं मंदिरों का विकास हुआ। अब 3 शब्द और याद रखना है, 3 स्थानों की, जिनमें जैसे ये 5 होना चाहिए, महाविहार, स्तूप, चैत्य, दुर्ग एवं मंदिर। इसके अलावे 3 महाविहार, जिसमें ओदंतपुरी, नालंदा एवं विक्रमशिला। तो इन तीनों का नाम याद होना चाहिए ताकि हम अपने स्थापत्य कला वाले बिंदु को थोड़ा विस्तार दे सकें। तो लिखना आसान हो जाएगा। 5 शब्द वो और 3 शब्द ये याद हो तो बहुत आसान हो जाएगा लिखने के लिए। तो ओदंतपुरी, नालंदा और विक्रमशिला महाविहार देखे जा सकते हैं। यानी पाल युग में जो स्थापत्य का उदाहरण है, स्थापत्य कला का, उसमें यहाँ पे इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं। ओदंतपुरी, नालंदा और विक्रमशिला में देखे जा सकते हैं। और एक चीज़ और बताना है कि इन सभी पे, यानी स्थापत्य कला पे धर्म का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। स्थापत्य कला पे धर्म का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। तो इस बात का भी जिक्र कर देना है हमें कि पाल युग में जो स्थापत्य कला थी उस पे धर्म का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। और स्थापत्य कला में अब हमें 2 स्थानों की भी चर्चा कर देनी है, जिसमें एक नालंदा और दूसरा अंतिचक। नालंदा और अंतिचक के बारे में चर्चा करनी है कि नालंदा में विभिन्न युगों में बने मंदिर, स्तूप और चैत्य पालकालीन स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। और दूसरा अंतिचक। और इसके अलावा नालंदा में एक और देखना है कि यहाँ पे जो भिक्षुओं का जो आवास बनाया गया था उसमें एक विशिष्ट शैली अपनाया गया था। नालंदा में जो भिक्षुकों का आवास बनाया गया था वो एक विशिष्ट शैली को प्रदर्शित करता था। कैसे कि
आंगन के चारों ओर बरामदा होते थे। मान लीजिए ये आंगन है, मान लीजिए ये आंगन है, तो आंगन के चारों ओर बरामदा होते थे, बरामदा होते थे और उसके बाद बरामदा के पीछे भाग में कमरे होते थे जिसमें भिक्षुकों का आवास होता था। तो भिक्षुकों का कमरा होता था, तो इसमें आंगन होता था, उसके बाद बरामदा होता था और बरामदा के पीछे कमरे होते थे भिक्षुकों के। तो नालंदा में जो भिक्षुकों का आवास था वो एक विशिष्ट शैली का प्रदर्शन था पाल युग में ही। उसके बाद नालंदा के बाद हमें अंतिचक का उदाहरण देना है कि अंतिचक में विक्रमशिला महाविहार के अवशेष पाल युगीन स्थापत्य कला के एक अन्य उदाहरण है। इसके बाद हमें अंतिचक में ही ये बताना है कि यहाँ पे एक स्तूप और मंदिर के अवशेष पाए गए हैं जो ईंट निर्मित हैं, यानी ईंट निर्मित मंदिर के अवशिष्ट पाए गए हैं। इन सब के अलावे अगर देखें तो स्थापत्य कला के अन्य उदाहरण हो जाएंगे, एक सूरजगढ़ा में है, सूरजगढ़ा, कहलगांव का गुफा मंदिर, इसके अलावा गया का विष्णुपद मंदिर, इंडपै। तो इस तरीके से अन्य भी स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। तो स्थापत्य कला में इन बातों की चर्चा कर देनी है। किन किन बातों की? महाविहार, स्तूप, चैत्य, मंदिर एवं दुर्ग, और इन सब पे धर्म का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। साथ साथ हमें उदंतपुरी, नालंदा और विक्रमशिला महाविहारों की चर्चा कर देनी है कि इन सभी में पाल कला के साक्ष्य देखे जा सकते हैं। इसके बाद हमें नालंदा को थोड़ा बता देना है कि वहाँ पे भिक्षुकों का जो आवास था वो एक विशिष्ट योजना को प्रदर्शित करता था, क्योंकि वहाँ पे जो भिक्षुकों का कमरा पाया गया है उसमें उसके बीच में आंगन होते थे और आंगन के किनारे बरामदा और बरामदा के पीछे भिक्षुकों का निवास होता था। तो ये रहने की एक विशिष्ट शैली थी उस समय की। उसके बाद हमें अंतिचक के विक्रमशिला महाविहार के अवशेष के बारे में बता देना है कि ये सभी पालकालीन स्थापत्य कला के विशिष्ट उदाहरण हैं। इसके बाद हमें कहलगांव का गुफा मंदिर, गया का विष्णुपद मंदिर, सूरजगढ़ा, इंडपै और जयमंगलगढ़ इत्यादि पाल काल के अन्य स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। इन सब की चर्चा कर देनी है। तो इस तरीके से स्थापत्य कला वाले टॉपिक का ये समापन होता है। अब हमें मूर्तिकला के बारे में बतानी है। मूर्तिकला मूर्तिकला के बारे में हमें ये बता देना है कि पाल युग में पत्थर एवं कांसे से बनी मूर्तियों का एक विशिष्ट शैली जन्म हुआ, जिसका जो देन है वो धीमन और उसके पुत्र बिठपाल को जाता है। तो इन दोनों की चर्चा कर देनी है। किसकी? पत्थर और कांसे से निर्मित मूर्तियों की एक विशिष्ट शैली का जन्म हुआ, जिसका देन धीमन और उसके पुत्र बिठपाल को जाता है। विठपाल को जाता है। धीमन और उसके पुत्र, यानी इन दोनों का नाम याद रखना है। धीमन और उसके पुत्र विठपाल को जाता है मूर्तिकला में। पत्थर और कांसे से निर्मित मूर्तियों की जो शैली थी उसका देन धीमन और उसके पुत्र विठपाल को जाता है। अब हमें यह बताना है कि धीमन और विठपाल नालंदा के निवासी थे और पाल शासक धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे। तो धर्मपाल का अगर देखा जाए तो काल था धर्मपाल का 770 से 810 ईस्वी, धर्मपाल, और देवपाल का 810 से 850 ईस्वी। तो इन दोनों का काल लिखना नहीं है, बट ऐसे ही समझना है कि जो धीमन और उसके पुत्र विठपाल थे वो पाल शासक के समकालीन थे और ये दोनों नालंदा के निवासी थे। तो और इस प्रकार की मूर्तियां, यानी पत्थर और कांसे से निर्मित मूर्तियां नालंदा एवं कुकरीहार से प्राप्त हुई हैं।
कुकरीहार गया के समीप है, तो नालंदा एवं कुकरीहार से प्राप्त हुई हैं, इसकी चर्चा कर देनी है। और अधिकांश मूर्तियां जो थी वो सांचे में ढली होती थीं, तो इतनी अच्छी शैली का विकास पाल युग में हो गया था। सांचे में ढली मूर्तियों का विकास पाल युग में ही हो गया था, ये ध्यान रखना है। इसका जो मेन टॉपिक है, मेन जो बिंदु है जो याद रखने वाला है वो यही कि मूर्तिकला में धातु, पत्थर एवं कांसे से निर्मित मूर्तियों की एक विशिष्ट शैली का जन्म हुआ, जो धीमन और उसके पुत्र बिठपाल को इसका देन जाता है। इसके अलावा हमें यह बताना है कि इस मूर्तिकला पे ये जो मूर्तियाँ थी वो सांचे में ढली होती थी, और ऐसी मूर्तियाँ नालंदा एवं कुकरीहार से प्राप्त हुई हैं। कुकरीहार गया के समीप स्थित है। नालंदा से प्राप्त जो अधिकांश मूर्तियां हैं वो धर्मपाल के अंतर्गत हैं। धर्मपाल के समय की अधिकांश मूर्तियां नालंदा में पाई गई है, और इसके बाद की जो है वो कुकरीहार से मिली हैं। अब ये बता देना है कि जो मूर्ति कांसे से निर्मित होती थी वो उस पर बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रभाव है, जिसमें अगर देखा जाए तो बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, मंजूश्री और हथग्रीव। अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, मंजूश्री और हथग्रीव आदि पर बौद्ध धर्म का आदि बौद्ध निर्मित मूर्तियां उस समय की पाई गई हैं। यानी बुद्ध की मूर्तियां, बोधिसत्व की मूर्तियां, अवलोकितेश्वर की मूर्तियां, मैत्रेय की मूर्तियां, मंजूश्री की मूर्तियां और हथग्रीव की मूर्तियां आदि वहां पे पाई गई हैं। इसके अलावा जो हिंदू धर्म से प्रभावित मूर्तियां थी उस पे सूर्य का प्रतीक है, सूर्य है, गणेश की मूर्तियां पाई गई है, बलराम की मूर्तियां पाई गई हैं, विष्णु की मूर्तियां पाई गई हैं। तो इस तरीके से हमें कांसे से निर्मित मूर्तियों के कुछ उदाहरण बता देने हैं जिसपे बौद्ध धर्म का और हिंदू धर्म का जिसपे प्रभाव हो, तो उसको कुछ याद कर लेना है ताकि हम अपने आंसर को अच्छा लिख सकें। अब मूर्तिकला में थोड़ा और विस्तार देना है कि इस काल में प्रस्तर से निर्मित मूर्तियां भी मिली हैं जो संथाल परगना एवं मुंगेर क्षेत्रों में पाई गई हैं। दो जगह का नाम याद रखना है। जो कांसे से निर्मित मूर्तियां हैं वो नालंदा एवं कुकरीहार से प्राप्त की गई हैं, और जो काले बेसाल्ट पत्थर से जो मूर्तियां मिली हैं वो संथाल परगना, जो अब झारखंड में चला गया है, और मुंगेर से प्राप्त हुई हैं। संथाल परगना और मुंगेर, संथाल परगना जो झारखंड में चला गया है और मुंगेर, इन दोनों जगहों का नाम याद रखना है, संथाल परगना और मुंगेर। यहाँ पे काले बेसाल्ट पत्थर से निर्मित मूर्तियाँ मिली हैं, और इन मूर्तियों में अधिकांशतः देवी देवताओं का चित्रण है, जिसमें देवी देवताओं के केवल सामने वाले भाग को दिखाया गया है और उस पर चमकदार पॉलिश की गई है, जो बताती है कि उस समय के जो कलाकार थे वो पर्याप्त परिपक्व थे, तो उनकी परिपक्वता इन मूर्तियों के निर्माण में दिखती है। तो इस तरीके से मूर्ति कला में हम इतना विस्तार देंगे। क्या क्या देना है कि सबसे पहले ये बता देना है कि ये जो मूर्ति कला है वो पत्थर और कांसे से निर्मित है, जिसका जो देन है वो धीमन और उसके पुत्र विठपाल को जाता है, जो धर्मपाल और देवपाल, दो पाल शासकों के समकालीन थे। इसके बाद बता देना है कि ऐसी मूर्तियां नालंदा एवं कुकरीहार से प्राप्त हुई हैं। इस काल में प्रस्तर से निर्मित मूर्तियां पाई गई हैं जो काले बेसाल्ट पत्थर से हैं, जो संथाल परगना एवं मुंगेर से प्राप्त हुई हैं, जिनमें अधिकांशतः देवी देवताओं का ही चित्रण किया गया है और उसके सामने वाले भाग को दिखाया गया है, जिस पर चमकदार पॉलिश है, जो उस समय की कलाकारों की परिपक्वता को दर्शाती हैं। तो इतनी बातें हमें याद रखनी है मूर्तिकला में। अगर बीपीएससी कहीं से भी अगर मूर्तिकला को विस्तार से पूछ दे तो हम इतनी बातों को अच्छे से लिख सकेंगे, जिसमें पर्याप्त फैक्ट मैंने बता दिया है। मूर्तिकला के बाद अब हम मृदभांड कला को समझते हैं। मृदभांड कला, इसका अंग्रेजी टर्म टेरीकोटा होता है, टेराकोटा। तो मृदभांड कला में भी वैसे ही लिखेंगे कि पाल युग में
मृदभांड कला का भी विकास हुआ। इस कला का विकास मुख्यतः सजावट हेतु हुआ और ऐसी ये जो मृदभांड कला है वो अधिकांशतः दीवारों पर सजावट हेतु बनाए जाते थे। तो मृदभांड कला में सबसे पहले ये बताना है कि इस कला का विकास सजावट हेतु हुआ और ऐसे मृदभांड कला का दीवारों पर बनाया गया है जिसमें हम धार्मिक और सामान्य जीवन के दृश्य देख सकते हैं। पाल युग में जो पाल कला में मृदभांड कला का विकास हुआ उसमें हमें ये बताना है कि इस कला का विकास सजावट हेतु हुआ जिसमें दीवारों पर ऐसे चित्र बनाए जाते थे जिनमें हम धार्मिक एवं सामान्य जीवन के दृश्य देख सकते हैं। इसके अलावा एक और उदाहरण देना है कि कलात्मक सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण एक तख्ती है, उस तख्ती वाला भी उदाहरण जरूर देना है। इस तख्ती पर एक स्त्री को बैठी हुई मुद्रा में दिखाया गया है और उसकी सुंदरता को आकृष्ट करने की कोशिश की गई है, यानी सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो इस तख्ती का भी उदाहरण जरूर डालेंगे, ये मृदभांड कला का सबसे सुंदर उदाहरण है। तो मृदभांड कला में हमें इतना चर्चा कर देना है कि मुख्यतः इस कला का विकास सजावट हेतु हुआ। ऐसे कला दीवारों पर बनाए जाते थे जिनमें हम धार्मिक एवं सामान्य जीवन के दृश्य देख सकते थे। कलात्मक सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण तख्ती है जिस पर एक स्त्री को बैठी हुई मुद्रा में दिखाया गया है और उसके सौंदर्य को प्रदर्शित किया गया है। अब मृदभांड कला के बारे में हम भित्ति चित्र देखते हैं। उससे पहले हम चित्रकला देखते हैं। चित्रकला तो चित्रकला भी पाल कला की एक उत्कृष्ट नमूना है और चित्रकला का जो विकास है वो दो रूपों में हुआ है, एक पांडुलिपि में और दूसरा भित्ति चित्र। पांडुलिपि और दूसरा जो भित्ति चित्र है। तो इन दोनों का वर्णन करना है। पांडुलिपि जो है पांडुलिपि का जो वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सुरक्षित कर लिया गया है और जो भित्ति चित्र हैं उसके उदाहरण बिहार में देखे जा सकते हैं। तो पांडुलिपि में ये भी बताना है कि इसमें दो प्रकार के रंगों का वर्णन होता था, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राथमिक रंग थे उसमें ब्लैक यानी काला और सफ़ेद, नीला और लाल रंगों का प्रयोग किया जाता था। इस रंग को अगर याद ना हो तो बिल्कुल एक तरीके से समझ लें कि ब्लैक एंड वाइट यानी काला और उजला, सफ़ेद, काला, और जो पुलिस के सिंबल में जो लाल और नीला कलर होता है वही याद कर लेना है ताकि हम भूलें नहीं। तो नीला और लाल ये प्राथमिक रंगों का उपयोग पाल युग में चित्रकला में होता था और सेकेंडरी में बैंगनी, हरा, धूसर यानी ग्रे और हल्का गुलाबी रंग द्वितीयक रंगों में प्रयोग किए जाते थे। तो इस तरीके से पाल कला में चित्रकला के बारे में इतना बता देना है, जिसमें पांडुलिपि चित्रण जरूर बता देना है और इसके उदाहरण कहाँ पे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सुरक्षित रखे गए हैं। अब चित्रकला में ही भित्ति चित्र को देख लेते हैं। भित्ति चित्र ये बताना है कि भित्ति चित्र पाल कला की एक विशिष्ट शैली है और यह शैली अजंता कला से प्रेरित है। इसका उदाहरण नालंदा में एक चबूतरा दिखा है और उस चबूतरे के निचले हिस्से में कुछ ज्यामितीय आकार दिखे हैं, फूलों की आकृति देखी गई है। उसके अलावा वहाँ पे देवी देवताओं का भी चित्रण किया गया है। तो इस तरीके से चित्रकला में भित्ति चित्र जो है उसके बारे में हमें वर्णन कर देना है कि नालंदा के सराय स्थल से ये भित्ति चित्र प्राप्त हुआ है। सराय स्थल का भी नाम उल्लेख कर देना है, सराय स्थल। ये जो भित्ति चित्र है वो सराय स्थल से प्राप्त है, ठीक है। और उसके बाद उस चबूतरे का भी जिक्र कर देना है जिसके निचले हिस्से में कुछ ज्यामितीय आकार बने हैं, फूलों की आकृतियां बनी हैं। तो भित्ति चित्र में इतना उल्लेख कर देना है। इसके अलावे भी उसमें कुछ जानवरों के यानी पशुओं की भी आकृति बनी है जिसमें हाथी, घोड़ा इत्यादि का भी जिक्र कर देना है। अब हमें यह बता देना है कि पाल कला
का जो पाल कला का जो एक जो नमूना है वो कला भवन काशी, कला भवन काशी, रॉयल एशियाटिक्स कोलकाता में, नेपाल में और बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में सुरक्षित हैं। पाल कला का जो उदाहरण है वो यहाँ पे सुरक्षित है। तो इन चारों जगहों के नाम हमें याद रखने हैं और उस चारों जगह को कॉपी में लिखना है कि नेपाल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, इसके अलावे कला भवन काशी में और बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित है। इतना चर्चा करने के बाद हम पाल कला की विशेषताओं का उल्लेख कर देंगे और अंतिम में एक निष्कर्ष डाल देंगे कि इस प्रकार उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि पाल कला अपने आप में एक समृद्धशाली कला रही है जिसका हमारे इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान है। इस तरीके से हम पाल कला की विशेषताओं का उल्लेख कर देंगे। तो ये प्रश्न तैयार हो गया। आप लोगों को बस इसको एक बार वीडियो को देख लेना है, अगर ज़रूरत पड़े तो 2-4 बार इसको लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि कोई भी इसका जो फैक्ट है वो भूलिए नहीं। इसका जो फॉर्मेट बना था वो इस तरीके से था। सबसे पहले हमें भूमिका लिख देना है। भूमिका में वही जिक्र कर देना है कि बिहार एवं बंगाल के क्षेत्रों में पाल शासकों के द्वारा इस कला का विकास 8वीं से 12वीं सदी के मध्य किया गया था। और साथ में दूसरा मेन पॉइंट था कि प्रस्तर और पत्थर और कांसे की मूर्तियों की निर्माण की एक विशिष्ट शैली का इस कला में उपयोग हुआ है। उसके बाद इसका जो विश्लेषण था हम 5 बिंदुओं के अंतर्गत करे थे। विश्लेषण को 5 शीर्षकों के अंतर्गत करना था, जिसमें स्थापत्य कला, मूर्ति कला, मृदभांड कला, चित्रकला और भित्ति चित्र, इन 5 का वर्णन करना है। अगर देखें तो स्थापत्य कला, मूर्ति कला, उसके बाद मृदभांड कला, उसके बाद चित्रकला और भित्ति चित्र। तो इन 5 के अलावा अंतिम में एक निष्कर्ष लिख देना है। इस फॉर्मेट को बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर पाल काल की विशेषताएं आए तो इसी फॉर्मेट में लिख डालना है, और अगर किसी पार्टिकुलर टॉपिक को विस्तार देगा तो मूर्ति कला पर विशेष फोकस रखिएगा। इसी में इसका इतना ही में उत्तर पूछेगा, इतना ही लिखना होगा। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।